हाँ तो भी नमस्कार और राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में पशुधन, हमारी क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5 रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, हमने शायद आपको भैंस बताई थी। क्या बताई थी? बुफेलो। तो ठीक है, उसका थोड़ा रिविजन करते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में क्या? भैंस। भैंस पढ़ा था, ठीक बात है। भैंस सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है, ठीक बात है सर। उसके बाद में देखा था क्या कि भैंस जो है उस 2017 में भैंसें कितनी है? तो 2017 में 13.7 मिलियन। हाँ, 13.7 है, कितना प्यारा, ठीक बात है। उसके बाद में भैंस में वृद्धि हुई थी +5.5, प्लस 5.5% की वृद्धि। और केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर। वल्लभ नगर उदयपुर में है दोस्तों, वल्लभ नगर उदयपुर। क्लियर? ये बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने देखा था क्या कि आपको मैंने बताया था भैंस की जो प्रमुख नस्लें थी, तो रामू सूरत जाना, रामू सूरत जाना, रामू सूरत जाना, मेरे बाप बाप से भैंस लाना, मेरे, आप सभी को बोलना पड़ेगा ये, मेरे बाप से क्या लाना? भैंस लाना। हाँ। और वैसे भैंसलाना क्षेत्र कहां पर है? भैंसलाना क्षेत्र वो पड़ता है आपके जयपुर में है। ठीक बात, ठीक है सर। फिर मैंने आपको मुर्रा की एक बात बताई थी। क्या सर? मुर्रा जो है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। मुर्रा, मुर्रा आपके क्या है? आपके लगभग उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और मुर्रा जो है, मुर्रा भैंस के लिए प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो मुर्रा भैंस के लिए जो प्रजनन केंद्र बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, कुमेर। कहां बना हुआ है? कुमेर भरतपुर। कुमेर भरतपुर नहीं होगा, कुमेर डीग, कुमेर डीग। अब ध्यान देना, कुमेर में हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र भी है। क्या? हरियाणवी गाय, हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? कुमेर भरतपुर, कुमेर भरतपुर। पल्ले पड़ी बात। तो ये मुर्रा के लिए मैंने आपको बताया था। फिर ध्यान देना क्या कि सूरती, सूरती भैंस जो इसकी एक विशेषता बताई थी मैंने, क्या बताई थी? कि इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? हंसियाकार, हंसियाकार। आप जब हंसते हो तो आपकी सूरत कैसे लगती है? हाँ, बड़ी ही मजेदार, मतलब चांद जैसी सूरत लगती है आपकी। जब आप हंसते हो तो आप बड़े अच्छे लगते हो, ठीक है। तो हंसते हो तो सूरत आपकी अच्छी लगती है, ठीक बात। और महसाणा, महसाणा हमने पढ़ ली थी। महसाणा जो है क्या? महसाणा, महसाणा जो है वो किसका मिश्रण मानी जाती है? तो महसाणा में मैं से बना दो मुर्रा, मैं से मुर्रा हो जाएगा दोस्तों, और सह से बना दो सूरती, सह से बना दो सूरती। ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी, ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी। और बै से बदावरी, बै से बदावरी, बदावरी भैंस जो, ध्यान रखना, बदावरी भैंस की विशेष बात क्या बताई थी मैंने? तो बदावरी भैंस की विशेष बात बताई थी मैंने कि वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वसा। अब ध्यान देना, वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? घी का कटोरा। क्या बोलते हैं इसे? घी का कटोरा कहते हैं, ठीक बात। और पै से पंडरपुरी। और इसकी अन्य नस्लें भी थी भैंस की, कौन कौन सी थी अन्य नस्लों में? एक तो रथ बताई थी मैंने आपको, और एक बताई थी मैंने बूरती भैंस। कौन सी भैंस? बूरती भैंस। तो बूरती भैंस, कालती भैंस। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार, वो यही पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि भैंस प्रजनन फार्म के कहां पर है? बांकड़िया नागौर। भैंस प्रजनन फार्म, तो भैंस प्रजनन फार्म कहां पर है? बांकड़िया नागौर। इस प्रकार से आपको रिपीट करना जरूरी है, ठीक बात है। हाँ, आप भी क्या है इस तरह से लिखा करो, तब याद होगा मामला। पल्ले पड़ेगी बात। बाकी लगभग क्या है आपको याद ही है, मुझे पता है, मुझे कन्फर्म है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया था, तो शायद आपको याद हो गया होगा। तो ये हमने भैंस की नस्लें पढ़ ली थी। और भैंस में और तो क्या ही बचा है? बाकी नागपुरी है, महसाणा है, सूरती है, ये गुजरात वाला जो तट क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और इसके अलावा, भैंस के अलावा हमने क्या पढ़ा था? घोड़े पढ़े थे क्या? नहीं, ऊंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऊंट। ऊंट, ऊंट सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर में है। कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ ध्यान रखना बस। उसके बाद में ऊंट जो है, ऊंट जो है वो 2017 में कितने हो गए? तो 2017 में ऊंटों में कमी आई है भाई साहब। तो 2 ऊंट तेरे हैं, 2 ऊंट तेरे हैं, 2.13 लाख, 2.13 लाख ऊंटों में कमी आई है। -34 पॉइंट के समथिंग, -34% की गिरावट आई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऊंट जो है, ऊंट जो है इसके बारे में ध्यान रखना। क्या मैंने आपको नस्ल बताई थी? क्या? गोमठ। गोमठ कहां? फलोदी में। गोमठ कहां? फलोदी में। और ये ऊंट जो है इसकी विशेषता क्या थी? गो, गो मतलब सवारी करना, तो ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में गुर्रा, ये अन्य नस्लें बता रहा हूं, गुर्रा। हाँ, केसपाल या केरूपाल भी इसका नाम आता है। केसपाल, कच्छी, सिंधी, सिंधी,
सिंधी, और एक है आपका खराई ऊंट। कौन सा है? खराई ऊंट। खराई तराई, खराई तराई मतलब तैरने के काम आता है ये, तैरा है ऊंटो, काम तो किया हुआ है। देखो अब बात करेंगे क्या, उसके बाद में हमने बताया था आपको क्या, बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी ऊंट। राजस्थान में सारों ज्यादा ऊंट वही है, बीकानेरी। और ध्यान रखना क्या, ये कृषि कार्य में बोझा ढोने के काम आता है, कृषि कार्य। और हमने क्या बताया था आपको, तो नाचना ऊंट। कौन सा ऊंट है? नाचना। नाचना ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों नाचना ऊंट जो है वो जैसलमेर में मुख्यतः पाया जाता है। नाचना ऊंट की विशेष बात क्या है? नाचा बहुत सुनो है, तो नाचती बिरिया सुनो बहुत लगाओ। सबसे सुंदर नस्ल यही है, सबसे सुंदर नस्ल यही है ऊंट की। और ध्यान रखना क्या, नाचना ऊंट जो है वो बीएसएफ के जवान रखते हैं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक बात। हाँ, और एक ऊंट आपका जैसलमेरी। कौन सा है? जैसलमेरी। ये ऊंट की हमने बात कर ली थी दोस्तों। ऊंट के बारे में मैंने आपको और बहुत सारी बातें बताई थी, शायद आपको याद हो। क्या सर? मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊंट जो है ना, ऊंट को हमारा राजकीय या राज्य पालतू पशु, राज्य पालतू पशु हमारा ऊंट है, ठीक बात है। इसकी जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 19 सितंबर, 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014 को जारी हुआ था, ध्यान रखना। और चीज हमने क्या बात करी थी ऊंट के बारे में, कि ऊंट जो है इसका आभूषण क्या होता है? ऊंट का आभूषण क्या होता है? ऊंट का आभूषण होता है विद्यार्थियों गौरबंद। क्या होता है? गौरबंद होता है। ऊंट का आभूषण क्या होता है? गौरबंद होता है। ऊंट के पीठ के ऊपर जो होता है, पीठ पर, ऊंट के पीठ पर क्या होता है? पिलाण। क्या होता है? पिलाण होता है विद्यार्थियों। और नाक में जो डाला जाता है, नाक में, नाक में क्या होता है? गिरबाण। नाक में क्या होता है? गिरबाण होता है। और पूंछ के नीचे, पूंछ के नीचे ऊंट के क्या होती है? परचनी। पूंछ, पूंछ के नीचे क्या होती है? परचनी, ठीक बात। और ये बातें हमने कर ली थी। ऊंटों का देवता कौन है? ऊंटों का देवता पाबूजी है भाई साहब। ऊंट जब बीमार होते हैं तो इसकी फड़ बांधी जाती है, तो पाबूजी, ठीक बात। और ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। और ऊंट जो है, ध्यान रखना, ऊंट की खाल से एक पात्र बनाया जाता है, खाल से एक पात्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोपी। क्या कहते हैं? कोपी भी कहते हैं, और कई जगह, हाँ, कॉपी कहते हैं, कई जगह इसको कुंपी कहते हैं। छोर यानी कुंपी बोला है, क्यों? हाँ, मैन देरी, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना, ऊंट जो है इसके मर्त ऊंट जो होता है, मर्त ऊंट, मर्त ऊंट की खाल पर, मर्त ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, जिसे बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं विद्यार्थियों, उस्ता कला। और उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह, क्या है? अनूप सिंह। उस्ता कला का स्वर्ण काल किसका है? अनूप सिंह का है। उसके बाद में ध्यान देना, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध होगी, ठीक बात है। और उस्ता कला जो है वो, ध्यान देना, मुगल शासक, मुगल काल के दौरान, मुगल काल के दौरान उस्ता कला के कलाकार कौन थे? तो ध्यान देना कौन थे, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अली रजा और रुकनुद्दीन। कौन है? अली रजा और रुकनुद्दीन, अली रजा और रुकनुद्दीन। क्लियर? मामला समझ में आया ना? अली रजा और रुकनुद्दीन, ठीक बात, ठीक है सर। तो ये बातें हमने पढ़ ली थी। और हमारे पद्मश्री, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उस्ता कला के कलाकार कौन थे? इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता, ठीक है। रिपीट हो गया मामला? कहीं कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ तो गुरुजी कोई समस्या को नहीं, बहुत बढ़िया बताया है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये जो मैंने बताया है, ये आपका पूरा एकदम दिमाग में डाटा सेव होना चाहिए, ठीक बात है। ऊंट हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे घोड़े वगैरह। क्या पढ़ेंगे? घोड़े पढ़ेंगे, शायद घोड़े तो पढ़ा दिए थे मैंने, ठीक है, ओके। तो सर क्या पढ़ाओगे? तो आज विद्यार्थियों बात करते हैं किसकी? हाँ हाँ, मुर्गियां, मुर्गियां। क्या बात करेंगे? मुर्गियां। ये लो भाई, कुकुट, ठीक बात है। हाँ, तो वृद्धि हुई है वो तीनों में हुई है, एक तो गाय में वृद्धि हुई है, एक ध्यान रखना किस में वृद्धि हुई है? भैंस में वृद्धि हुई है, एक कुक्कुट में वृद्धि हुई है, मुर्गियों में वृद्धि हुई है। लगभग प्लस 82% की वृद्धि हुई है, लगभग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या, कि 2012 में मुर्गियां कितनी थी? तो 2012 में कोई खास नहीं थी, 81 लाख। कितनी थी? 80 लाख मुर्गियां ही। और थारे दिमाग में आ गया कि गुरुजी मुर्गियां तो कमी आनी चाहिए, क्योंकि मुर्गलान लोग मतलब क्या है कि बंदार बंदार के खाजे। लेकिन ध्यान रखना मुर्गियों में क्या है? बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। 2017 में कितनी हो गई थी? 146 लाख। तो हम बात करेंगे क्या, मुर्गियां जो है वो 2012 में कितनी थी? 2012, फिर बात करेंगे 2017। तो ध्यान देना 2012 में मुर्गियां कितनी थी? 80 लाख।
और अब कितनी होगी ये 146 लाख, 146.23 लाख, एकदम एग्जिट लिख दिया 146.23 लाख। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ भाई साहब। अब ठीक है गुरु जी थे सारा ही बताओ, और आइडा आइडा बताऊं 2017 में मुर्गियां कितनी 146.23 लाख, ये प्रश्न पूछा हुआ है, सीधा सीधा याद रखो बस 146 लाख, कितना 146 लाख। अब मुर्गियां जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ध्यान रखना राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, अजमेर को, तो मुर्गियां सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगी, अजमेर में मिलेंगी भाई साहब, सीधी सी बात है। तो ध्यान देना क्या कि मुर्गियां सर्वाधिक कहां मिलेंगी आपको, तो सर्वाधिक अजमेर। अब क्यों मिलेंगी, तो अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, अजमेर को, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, अजमेर। ठीक बात है, इसीलिए यहां पर मुर्गियां हैं वो सबसे ज्यादा मिलती हैं अजमेर, याद रखना, ऐसे अजमेर हो जाएगा और ऐसे अंडों की टोकरी हो जाएगा। ठीक बात है। और लेकिन आपसे पूछ ले क्या कि सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां कहां मिलती हैं, तो देशी नस्ल की पूछे ना, तो यहां पर तो क्या है, विदेशी वगैरह नस्ल की मुर्गियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन देशी नस्ल की मुर्गी पूछे तो बांसवाड़ा। हाँ, देशी देशी नाम बोल कर छोड़ी रहे। देखो देशी नस्ल की मुर्गियां सर्वाधिक, देशी नस्ल की मुर्गियां आपको सर्वाधिक कहां देखने को मिलेंगी, दोनों ही प्रश्न अलग है। तो देशी नस्ल की मुर्गियां अगर पूछे आपसे तो बता देना कहां पर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, याद रह जाएगा मामला। तो देशी नस्ल की मुर्गियां कहां मिलेंगी, बांसवाड़ा, अपने दक्षिणी राजस्थान में मिलेंगी। और वहां पर एक योजना भी चलती है, कड़कनाथ योजना। कौन सी है, कड़कनाथ योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लो कि अविका क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किससे है, तो क्या बताओगे, अपने भेड़, क्या बताओगे, भेड़ बताओगे। और यहां पर आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्या, कड़कनाथ योजना, कड़कनाथ, हाँ, कड़कनाथ योजना, कड़कनाथ योजना। और ये जो योजना है ये मुर्गियों से संबंधित है। ये योजना कहां से शुरू हुई थी विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना कहां से शुरू हुई थी, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कड़कनाथ योजना का संबंध किससे, मुर्गियों से है। और ये योजना कहां से शुरू हुई थी, बांसवाड़ा से शुरू हुई थी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं राज्य कुक्कुट फार्म कहां पर है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि राज्य कुक्कुट फार्म बताओ, तो राज्य कुक्कुट फार्म आपका कहां पड़ता है, जयपुर में। राज्य कुक्कुट या राजकीय कुक्कुट फार्म, तो राजकीय कुक्कुट फार्म विद्यार्थियों कहां पर है, जयपुर में। लेकिन प्रशिक्षण वगैरह का जो काम है वो कहां किया जाता है, आपका अजमेर में। कहां किया जाता है, अजमेर में किया जाता है। यानी कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, अजमेर में है। तो दोनों प्रश्न अलग है। यानी आपसे पूछे कि राज्य कुक्कुट फार्म है वो कहां पर है, अजमेर, सॉरी जयपुर में है। और लेकिन आपसे पूछे कि कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, यानी आपसे पूछ ले कि कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान मतलब ट्रेनिंग, अजमेर, अजमेर। बस एक बार इतना याद करो, अजमेर में है। स्थापना इसकी 1988 के करीब होती है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब देखो 2012 में कितनी, 80 लाख, कितनी है, 80 लाख मुर्गियां। 2017 में कितनी होगी, बढ़कर 146.23 होगी, लगभग लगभग इसमें बढ़ोतरी हुई है, प्लस 82 के करीब। ठीक बात है। उसके बाद में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर है, तो अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी अजमेर में सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है। लेकिन देशी नस्ल की पूछ ले तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। और कड़कनाथ योजना का संबंध किससे, मुर्गियों से। लेकिन ये योजना कहां से शुरू हुई थी, बांसवाड़ा से शुरू हुई थी। राज्य कुक्कुट फार्म कहां पर है, तो राज्य कुक्कुट फार्म कहां पर है, जयपुर में है। लेकिन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो ये आपका अजमेर में है। लगभग 1988 के समथिंग इसकी स्थापना होती है। लेकिन इतना कोई नहीं पूछेगा। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या हम बात करने वाले नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कदमों से। अब नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे क्या कि आपको मुर्गियों में क्या है, विदेशी नस्ल की मुर्गियां भी है और देशी नस्ल की मुर्गियां भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी देशी नस्ल की मुर्गी है, कौन सी विदेशी नस्ल की मुर्गी है। ठीक बात है, ओके। हालांकि ये पूछना तो उनसे चाहिए जो मुर्गियां वगैरह खाते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों हमसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य में सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां कौन सी हैं। तो देशी नस्ल की मुर्गियां असील, असील है, टेनी है, बरसा है, ऐसे नाम है कुछ। हाँ देखो, राज्य में राज्य में देशी
नस्ल की मुर्गियां कौन कौन सी है, जरा ध्यान दें। एक तो असील, बहुत ही भारी नस्ल है कि हाँ सबसे भारी नस्ल होती है। आपसे पूछ ली कि मुर्गी की सबसे भारी नस्ल बताओ तो असील, मतलब थी गोदिम कॉन्टास को, असील है, बरसा, असील बरसा टेनी, असील बरसा टेनी, असील बरसा टेनी। लेकिन विदेशी नस्ल की मुर्गी पूछ लेता ना, तो विदेशी नस्ल की बता दी व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न और इटालियन। यानी आपसे पूछ ली कि विदेशी नस्ल बताओ, विदेशी नस्ल, तो विदेशी नस्ल बता देना अगले को क्या, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, और एक बता देना आप इटालियन, क्या बता देना, इटालियन, इटालियन। ये विदेशी नस्ल है ना, ये याद रखना। विदेशी नस्ल में मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं कि विदेशी नस्ल देखो, विदेशी नस्ल आपको पूछ ले किसकी, भेड़ की, विदेशी नस्ल आपको पूछ ले किसकी, भेड़ की, तो क्या बताओगे। मान लो आपको भेड़ की विदेशी नस्ल पूछ ली, भेड़गी, तो क्या बताओगा, पीछे मेरे को राइड है, भेड़गी भी पूछ सके था ना विदेशी नस्ल, और विदेशी नस्ल था ना गागी भी पूछ सके, और विदेशी नस्ल था ना बकरी भी पूछ सके, के बकरी। तो ध्यान देना क्या कि विदेशी नस्ल भेड़ की कौन कौन सी है, तो भेड़ की कौन कौन सी है, तो अपने बता देना गाय और भेड़। ठीक बात, गाय में बताता हूं पहले मैं, क्योंकि गाय वाली मुझे याद आ रही है, ज्यादा याद आ रही है। देखो गाय की कौन सी है, तो इसकी है जर्सी, जय हो बापू आसाराम की, ठीक है, हाँ जर्सी, होलिस्टन, होलिस्टन फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन, ठीक है, स्विस ब्राउन, स्विस ब्राउन, ठीक बात है, होलिस्टन फ्रीजियन, स्विस ब्राउन, आयर सायर, बहुत ही सुनी गाँव है आयर सायर, क्यों शायरी ज्यादा करे, तो शायरी वही आदमी करो जो सुनो हुए, ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा याद रख लिया, कॉमन सेंस है। जर्सी, होलिस्टियन फ्रीजियन, स्विस ब्राउन, आयर सायर, ठीक है, और आसाराम जी, ठीक है, इतना हो गया, तो ये याद रख लेना। तो ये क्या है, गाय की क्या है, विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, ठीक बात। अब बात करते हैं भेड़ की, तो भेड़ में कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन कौन सी, डोरसेट, डोरसेट, कोरिडेल, डोरसेट कोरिडेल, ठीक है, हाँ डोरसेट हो गया, कोरिडेल हो गया, रूसी, रूसी, एक हो जाएगा रेम्बुले, क्या हो जाएगा, रेम्बुले, एक मेरिनो आप जानते ही हो, रेम्बुले। ये क्या है, भेड़ की विदेशी नस्लें, और ये गाय की विदेशी नस्लें, और ये क्या है, मुर्गियों की विदेशी नस्लें। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। और बकरी, बकरी में पूछे क्या, बकरी, बकरी में आपसे पूछे क्या, विदेशी, तो एम दो बकरा है, कौन सा है, दो बकरा है भाई जी, कौन कौन सा बकरा है, ध्यान देना। एक तो है टोगनबर्ग, एक है अल्पाइन, अल्पाइन, टोगन, अल्पाइन और टोगनबर्ग, अल्पाइन और टोगनबर्ग, ये दोनों जो बकरे हैं, ये ध्यान देना, ये दोनों बकरे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बकरे हैं। इन बकरों से क्या है, क्रॉस करवाया जाता है, ठीक बात है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक बात है। तो ये मैंने आपको बकरे की बता दी, और ये मैंने आपको गाय की बता दी। जर्सी है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन है ना, कोई रह तो नहीं गया होगा, जय हो बापू आसाराम, ठीक है, जय हो बापू आसाराम रे। और भेड़ में कौन सी है, डोरचेट है, कोरिडेल है, रूसी है, रेम्बुले है, मैरिने है, ये मैंने आपको बताई है। यहाँ पर विदेशी नस्ल की मुर्गियां मैंने आपको बता दी, व्हाइट लेग हॉर्न है, इटालियन है, पल्ले पड़ेगी बात। तो ये एक पेज पे इसलिए करवाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक बात है। अब बात करेंगे दोस्तों, मुर्गियों में एक रोग भी होता है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा उसका, रानीखेत, क्या नाम सुना होगा, रानीखेत नाम सुना होगा। एक नाम बहुत ही फेमस है, बर्ड फ्लू, क्या है, बर्ड फ्लू। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दोस्तों रोग, यानी मुर्गियों की बात चल रही है तो मुर्गियों से संबंधित रोग की चर्चा करेंगे। एक है रानीखेत, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रानीखेत रोग किससे संबंधित है, रानीखेत, रानीखेत, खेत की रानी, खेत की रानी कौन है, मुर्गी, हाँ रानीखेत।
और एक थाने बेरो ये बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो होता है इसमें वायरस होता है H5N1 वायरस, H5N1 वायरस। ठीक है, तो ये रानीखेत रोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो आप क्या बताओगे? आप बता देना किससे संबंधित है। तो आपका मुर्गियों से संबंधित है। पल्ले पड़ेगी बात। तो मुर्गियों का मामला है, हमने समेट दिया है। ये लो भी, यहां से मुर्गियां शुरू करी थी, ये विशेषता मैंने आपको बता दी है। फिर मैंने आपको ये बताया क्या सर, कि इसकी विदेशी नस्ल की मुर्गियां असील है, ये सबसे भारी नस्ल है, ध्यान रखना। और बरसा है, टेनी है। ठीक है, हाँ। विदेशी नस्ल की मुर्गियां कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न है, इटालियन, ये तो नाम ही विदेशी है, इटली। ठीक है, इटली, तो इटालियन हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न, लेग पीस के, हाँ याद रख लिया, मतलब समझ में आनी क्या कहेंगे नस्ल है, तो लेग पीस याद रख लियो। ठीक है, हाँ। तो लगभग मुर्गी खाना टाबर समझ गया, लेग पीस के विदेशी नस्ल में बता दियो मैं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक बात। अभी तो ये हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? ये हमने पढ़ लिया मुर्गियां। क्या पढ़ ली? मुर्गी हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ठीक बात है। मुर्गियां कितनी है? 80 लाख। कितनी थी? 80 लाख। 2017 में कितनी हो गई है? तो आपको बता देना 146 लाख। कितनी है? 146 लाख। ठीक बात है। मुर्गियों में कमी आई है क्या? नहीं सर, मुर्गियां तो बड़ी है, मुर्गियां तो बड़ी हैं। ठीक बात। अब बात करें दोस्तों घोड़े, घोड़े तो पढ़ लिए, घोड़े खच्चर। अब बात करते हैं दोस्तों गधों की। गधे, डोंकी। ठीक, सबसे पहले मैं लेकर आता हूं फोटो। गुरु जी फोटो क्यों दिखाओ? क्यों? कई यार मेरे को नहीं गधा शक है। ठीक है, हालांकि मैं तो पता है अपन गधो किसी को दिखा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि गधो, अगर फोटो की बात करा तो फोटो शायद है ही कौन। एक मिनट रुको, पेन ड्राइव इन्हें पड़ी, फोटो दिखाऊंगा था रू कौन, फोटो तो दिखाए बिना मानू ही कौन। अरे हो गया क्या? ठीक है, भी हो गया। ठीक है, एक बार चेक करना, वो मैं थोड़ा हटाऊं ना तो कोई कोई कैमरे का फोकस ऑफ नहीं हो गया। एक मिनट भी, एक मिनट भी दाटियो, जस्ट हट गया ना, ये हट रहा है। मैं अभी अभी हटा है, पहले हटा, अभी ये नहीं पता। हुँ? चलो देखते हैं। हाँ फोटो देखो, डोंकी। और आपको ऐसे फील आएगा कि जैसे मेरी तरफ ही देख रहा है। आपको ऐसे लगेगा दोस्तों कि हाँ। और देखो देखो तो क्यों कितनी सोहनी फोटो ले गए हम। थनिया को लगे थारकन देखने लगे, थानू बात करने लग रही है। हाँ और देखो देख, तो गदो बात कर ली गधे की। अब बात करा दोस्तों, आ तो ये थोड़ी सी की है मजाक की बात, क्योंकि क्लास फिर बोर लगने लग जाए टाबरा। देखो गधा, अब गधे जो है वो सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में है। और सबसे कम गधे कहां पर है? तो टोंक में है। ठीक बात है, ओके। अब कई टाबर का गुजी गधा मारली तहसील में ज्यादा है, लेकिन ठेज का गधा की बात कर ला रही हो, बा गधा की बात कौन कर ला रही हूं मैं? देखो सर्वाधिक बात करेंगे दोस्तों, सर्वाधिक कहां पर है? देखो भाई, सर्वाधिक है कहां पर? बाड़मेर में। ठीक है, भले ही बकरी हो, भले ही भेड़ हो, भले ही गधे हो, सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर में है। देखो देखो, एक तरीकों की है थाने, एक बात बताऊं मैं, जी हाँ मान लो एंगो नाम सुन रहे तो रेवड़, रेवड़ को नाम सुन रहे गुरुजी सुनेड़। रेवड़ में के चीज हो उसके? रेवड़ में एक तो उसका बकरी, कहा गुरुजी, एक उसका भेड़, कहा गुरुजी, और सागा सागा बह के काम करे, दो तीन गदिया भी रखे, गधा रखे, कहा गुरुजी बिल्कुल रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों रेवड़ की, बात करना है तो रेवड़ में बकरी भी है, रेवड़ में भेड़ भी है, रेवड़ में गधा भी है। गुरुजी गधा क्यों रखे? तो गधा के ऊपर किया है कि आपको पानी पुनी को सामान है, खाने पीने को सामान है, ए पास है कि दो पोटली से लटकाए रखे, और वहां पर किया गधा मतलब बोझ ढोने के काम आवे। ठीक बात है, तो गधा रखे। ठीक है, अब रेवड़ की बात आई है दोस्तों, तो बात करना दोस्तों रेवड़, रेवड़ के लिए क्या बनाते हैं दोस्तों? बाड़ा। क्या बनाते हैं? बाड़ा, बाड़ा बनाते हैं। बाड़ा से याद रख लो बाड़मेर, बाड़ा से क्या याद रख लो? बाड़मेर। ठीक है, तो गधा भी सारों ज्यादा कटा है बाड़मेर में, भेड़ भी सारों ज्यादा कटा है बाड़मेर में, बकरी भी सारों ज्यादा कटा है बाड़मेर में। समझ में आ गई बात? ये तरीका है। अब बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम, यानी गधे न्यूनतम कहां है? सबसे गधे कम कहां पर मिलेंगे? गधों में 2 अक्षर, टोंक में 2 अक्षर। ठीक है, जो बड़े बड़ा गधो ही मैंने कभी नहीं टोकना चाहिए,
क्योंकि वो गल पड़ सके कदी। ठीक है, तो आ थोड़ी ध्यान रखनी है। अब बात करांगे दोस्तों के 2012 में गदा किता, 2017 में किता। तो 2017 में तो आपने याद है, क्यों मैं घोड़ा याद करवाया, जो याद है अपने घोड़ा किता 34,000 और 2017 में गदा किता 23,000, तो हमें याद है। इसका मतलब 2012 में कितने थे, 81,000। कितने थे, 81,000। और गधों में भाई साहब भयंकर कमी आई है, लोग बाग बापड़ा का ध्यान ही कौन देने लग गया, और गधों में इतनी गिरावट आ गई -71 के आसपास। सोचनीय विषय है। ठीक है, अब आप कहोगे सर गधों में तो बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे लेकिन वो जो आप सोच रहे हो वो अलग चीज है। देखो 2012 में 81,000 है, 2017 में 23,000 है, तो गधों में देखो भयंकर गिरावट आई है, यानी लगभग -71%, लगभग -71% की गिरावट आ गई भाई साहब। सोचने वाली बात है। तो देखो सबसे ज्यादा गधे अपने राजस्थान में कहा है, बाड़मेर में, और विदेश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गधे कहां पर है, पाकिस्तान में। और देखो पाकिस्तान, क्यों जचन लाग रही नहीं, पाकिस्तान शब्द में लिखियो गधे के ऊपर, तो एकदम सही सटीक बैठ रही है कि जाना पाकिस्तानी गधो है, लगन लाग रही है, फीलिंग आने लाग रही है थाने। हाँ आ देखो थे, अरे पाकिस्तान आपने का नहीं देख बोक रही यहाँ मुंह पाड़ पाड़ के एंट्री को की दे दियो रे, की दे दियो रे, तो ध्यान रखना पाकिस्तान एकदम सही फिटिंग बैठी अभी। ठीक बात है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बात करेंगे दोस्तों क्या, कि हम बात कर रहे थे गधे, गधे सबसे ज्यादा बाड़मेर में, बात आ गई समझ में, और सारों कम कटे टोंक में 81,000, 23,000 हो गया, गधा में आ गई गिरावट। और रेवड़, रेवड़ में क्या बकरी वे, भेड़ वे, गधा वे। ठीक है, रेवड़ को कह रखा बाड़ो, बाड़ो मतलब बाड़मेर, तो बाड़मेर में क्या है, बकरी ज्यादा है, बाड़मेर में भेड़ ज्यादा है, बाड़मेर में गधे ज्यादा है। ठीक बात, ठीक है सर, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गधों का एक मेला, मेला भी लगता है दोस्तों, गधों का मेला। हाँ, तने बदलूंगी बरतार अब के मेले में। ठीक है, हाँ गधा को मेड़ो लागे, अठ जागे की एक जकी जकी लुगाई ने, हाँ आपको बरतार अगर बदलना है तो खट जास के अठे गधा को मेड़ो लागे, एक लूणिया बास जयपुर में लागे, एक लागे सोरसेन 12 में। तो जीती जीती के ब्याडी सॉरी छापरी है, ध्यान रख लिया कि अगर थाने की एक बरतार बदलना है तो कट जाओ, गधा को एक मेड़ो लागन लाग रही है लूणिया बास, खड़े लूणिया बास, मजाक की बात है। हाँ, उड़ना चाहिए कड़ी चक्के, चलो गए बदल के ले आऊंगा। हाँ, गधों का मेला लगता है, हाँ तने बदलूंगी बरतार अब के मेले में। देखो लूणियाबास, लूणियाबास कहां पर है, जयपुर। ओके, लूणियाबास जयपुर में है। और एक आपका है सोरसेन, कहां पर है, सोरसेन, ये दो सोरसेन। सर ये सोरसेन कहां पर है, ये 12 में है, सोरसेन कहां पर है, 12 में। क्या गुरुजी आज तो आनंद ही आ गया, हाँ के खा गए हो, अरे की कोनी थोड़ी चुकी है क्लास में किएगा, मनोरंजन होना जरूरी है। देखो गधों का मेला लूणियाबास जयपुर में लगता है, भाई साहब बता दिया हमने। सोरसेन 12 में लगता है, हमें पता है, हमें पता है। गधों का एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है, बोलो कर ले बात, यानी गधों का अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य कहां बना हुआ है सर, गधों का अभ्यारण्य हमें भी तो बताओ। देखो गधों का अभ्यारण्य बना हुआ दोस्तों डूंडलोद, कहां बना हुआ है, डूंडलोद। और डूंडलोद कहां पर है, झुंझुनू, डूंडलोद कहां पर है, झुंझुनू। यहां पर क्या है, गधों का अभ्यारण्य बना हुआ है डूंडलोद झुंझुनू। ठीक है, किसके सहयोग से बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। देखो डूंडलोद ये बना हुआ है इंग्लैंड के सहयोग से, किसके, इंग्लैंड के सहयोग से। और मियां भी किएगा इंग्लैंड आ का है अंग्रेज, वे भी किया गदाऊं कम को नहीं, हाँ वे भी किया गदाऊं कम को नहीं, मतलब आपने भारत के ऊपर राज करके गया तो गदा गदा पर गई है। देखो बात करते हैं गधों का अभ्यारण्य डूंडलोद झुंझुनू में है, किसके सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से। ठीक बात, बात समझ में आ गई। अब फिर भी याद नहीं रहे तो मेरे तरीके से याद कर लेना, डूंड डे इंग्लैंड डे, ठीक है याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब फिर भी याद नहीं हो कि गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, तो गधों का अभ्यारण्य डूंडलोद झुंझुनू में। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने गधे खूब देखे होंगे, आप लोगों ने गधे खूब देखे होंगे, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि गांव में आपने के कुर्डी, कुर्डी जानो, हाँ कूटड़ू जटे कूटड़ू गिरा पा कुर्डी, तो कुर्डी के ऊपर के गधों की लोटपोट करे, आदत हो गधे ने, वो के काम करो कुर्डी के ऊपर कदी ना वे कदी ना वे, तो बटे एक ढूंढ से उठा दे वो, मतलब ढूंढ उठ ढूंढ पाट जाए, देखो ढूंढ लो। ठीक है, तो गधों समझ आ जाए तो ढूंढ लो, याद रखा। हाँ ठीक है, झुंझुनू वाला सोचता होगा टाबर कुछ जी किया याद कराया, देखो के को के बना दियो, यानी ढूंढ लो देख बहुत ही बढ़िया जगह है, लेकिन बेंगो के बना के छोड़े, ढूंढ उठेगा। ठीक है, और खच्चर सारों ज्यादा खच्चर खड़े थाना पूछ ले खच्चर के, हाँ खच्चर मिश्रित स्वरूप होता है, खच्चर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो खच्चर है अलवर में, अलवर। ये लो भाई, बात होगी खत्म, दैट्स ऑल योर ऑनर, बात होगी खत्म। ठीक है, अब गधा की इतनी बात है, गधा की कोई बात को नहीं है। अब थे कह गुरुजी गधा की नस्ल बताओ, भी आपका ये प्रश्न हो सकता है कि गधों की सर नस्ल बताओ। अरे गधा की के नस्ल बताओ, गधो गधो ही है,
गधों की है, गधो ही है, यानी गधे की कोई मतलब की वैरायटी कौन बताएगी? ठीक है, हाँ आ नहीं भैंस इतनी मुर्रा होगी, गार इतनी राठी होगी, थार पारकर होगी, आगे कोई नस्ल को नहीं, गधो आ गया तो वो गधो गधो ही है, यानी नस्लें नहीं है इनकी। तो गुरु जी बढ़िया बात है, ठीक है, आगे कोई नस्ल को नहीं, कोई सर्वश्रेष्ठ को नहीं, कोई की को नहीं, सर्वश्रेष्ठ के हो देख लियो, पाकिस्तान में सर्व ज्यादा गधा है, और सारों निकम्मो देश है? देखो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, सुअर, सुअर सबसे ज्यादा कहां पर है? पिग, क्या पिग, PIG पिग, सुअर सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर साइड में सारों ज्यादा है सुअर। सुअर कट्ठे रहना पसंद करेगा, जटे की एक शहर बड़ो होगा वो बट्ठे सुअर ज्यादा रहेगा। क्या गुरु जी समझे आपको? नहीं सुअर की थाने बेरो होगो गंदी नालियां में मतलब के मुंह वगैरह देबो करे, यानी सुअर ज्यादा सारों ज्यादा कट्ठे मिलेगा जट्ठे सिटी बड़ी है, एंग मतलब आपने सिटी बड़ी कट्ठे जयपुर, यानी थोड़ा सो की अंदाजा लगा के याद करो, रट्टा ना मारवांगा। सुअर देखो भाई, सुअर जो है वो सर्वाधिक, आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक बताओ कहां पर है सुअर, तो ध्यान रखना सर्वाधिक जयपुर, कोई समस्या कौन, सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर। जो बड़ी सिटी होगी वहां पर सुअर ज्यादा होंगे भाई साहब, सीधी सी बात है। और कम पूछ ले तो कम बता देना आप, न्यूनतम, न्यूनतम आपसे पूछ ले तो बता देना डूंगरपुर, ठीक है। ये लो सुअर, राजकीय सुअर फार्म, राजकीय सुअर फार्म, राजकीय सुअर फार्म कहां पर है? अलवर, अलवर सुवर, अलवर सुवर, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक बात है गुरुजी। अब बात समझ में आ गई क्या गुरुजी? बढ़िया बात है। स्वाइन फ्लू रोग हो जाए, कौन सा रोग हो जाए? स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक बात है, हाँ। H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए थारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत गजब। पल्ले पड़ेगी बात गुरु जी, बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत जोर को बताया। अब बात करा दोस्तों के सुअर की बात होगी, अब बात कर ले थोड़ी सी कहेंगे मत्स्य की, मछली, मछली जल की रानी है, ठीक है, हाँ, जीवन उसका पानी है, देखो मत्स्य, मछली। अब बात करा दोस्तों मत्स्य की, तो मत्स्य जो है वो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कहां किया जाता है? उदयपुर है, झीलों की नगरी, बूंदी है, टोंक है, इस साइड में क्या है? मत्स्य पालन सर्वाधिक किया जाता है। टोंक में बिशलपुर बांध है, क्या है? बिशलपुर बांध टोंक में है ना, रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र बना हुआ वहां पर, तो मत्स्य पालन सर्वाधिक कहां पर किया जाता है? उदयपुर, बूंदी, टोंक, तो ठीक है लिखो क्या, मत्स्य पालन सर्वाधिक, मत्स्य पालन सर्वाधिक कहां पर? तो देखो उदयपुर, झीलों की नगरी, ठीक है, झीलम मछली रेड, बूंदी मछली बूंदी खाए, ठीक है, और टोंक बिशलपुर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या है? रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र बना हुआ है, रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र बना हुआ है। मत्स्य उत्पादन कितना हुआ हमारा? तो मत्स्य उत्पादन हमारा जो पिछली हमारी आर्थिक समीक्षा थी उसमें मत्स्य उत्पादन बताया गया कितना? 913.53 मैट्रिक टन, हाँ, मत्स्य उत्पादन कितना? 913.53 मैट्रिक टन, मैट्रिक टन, ठीक है, हाँ, पॉइंट पॉइंट याद रखो तो बढ़िया बात है, ना रखो तो भी चल रहा है, हाँ, 913.49, 913.49 याद रख ली, उस पॉइंट की याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इतो याद रख ली, क्यों देता है, रुको एक मिनट, मैट्रिक टन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन इतना था। ठीक है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत को नहीं। और फिर मैं थाने बतायो के अठी लिख दिया, यानी रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र, रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र, तो ओकट है, रंगीन मछली उत्कृष्टता केंद्र ये बना हुआ बिशलपुर, बिशलपुर टोंक, बिशलपुर कहां पर है? टोंक में, बात समझ में आ गई, ठीक है गुरुजी, बहुत ही शानदार, बहुत गजब। और राष्ट्रीय आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, क्या पूछा मैंने कि राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना दो जगह है, एक तो है कासिमपुरा,
कासिमपुरा कहां पर है सर? कोटा में। एक है भीमपुरा, भीमपुरा कहां पर है? बांसवाड़ा में। यानी राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र। अगली स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताता हूं मैं क्या राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र। तो राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र कहां बना हुआ है? कासिमपुरा। कासिमपुरा कहां पर है? कोटा। कासिमपुरा कोटा में मिलेगा। और ध्यान रखना भीमपुरा ये कहां पर है सर? ये बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा में। और सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध जो है वो कानोता बांध है, जयपुर में बना हुआ है। यानी आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध बताओ, तो क्या बताना है आपको? कानोता जयपुर। क्या बताना है? कानोता जयपुर में बना हुआ है। ठीक बात है, लिख दूं? ठीक है गुरुजी। देखो यानी सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध, मछली उत्पादक बांध, तो ये बांध जो है वो कौन सा बांध है? तो कानोता बांध है। कानोता बांध जयपुर में भाई साहब। पूछा जाता है ये प्रश्न कि कानोता बांध कहां पर है, और क्यों पूछा जाता है? इसी वजह से। ठीक है, जयपुर में है। तो एग्जामिनर कोई प्रश्न पूछता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। कानोता बांध ये सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध है राजस्थान का। ठीक बात है। और रंगीन मछलियों का उत्कृष्टता केंद्र हमने पहले पढ़ लिया है। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र हमने पढ़ लिया है। कासिमपुरा कोटा में है। भीमपुरा बांसवाड़ा में। भीमपुरा बांसवाड़ा में। क्या सर खत्म हो गया? क्या बस खत्म होने वाला है? मत्स्य अभ्यारण्य कोई पूछ ले क्या? जैसे गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, जैसे गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद अपने झुंझुनू, तो इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि मत्स्य अभ्यारण्य बताओ। मत्स्य अभ्यारण्य तो उसे बता देना अगले को। क्या? बड़ी तालाब उदयपुर। बड़ी तालाब उदयपुर। मछली बड़े तालाब में रहेगी भाई साहब। हाँ, कह रहे बड़ी तालाब की मछली है का? उदयपुर। ये लो, कोई ज्यादा समस्या ही नहीं। ठीक है, और ये आपका मत्स्य पालन कंप्लीट। मत्स्य पालन इज कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि मोती पालन कहां होता है? मोती पालन आपसे कोई पूछ ले कि मोती पालन बताओ कहां होता है, तो मोती पालन विद्यार्थी होता है सीकर। कहां पर होता है? सीकर में होता है मोती पालन। कौन सा? मोती पालन। और आपसे कोई पूछ ले कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है, मतलब हाथी गांव। हाथी गांव कोई पूछ ले तो ध्यान रखना कौन सा गांव? हाथी गांव। कुंडाग्राम। कुंडाग्राम सर, ये कुंडाग्राम कहां पर है? आमेर। आमेर। आतिशबारी भी वर्ड है, आतिशबारी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हाथी गांव कौन सा है? कुंडाग्राम आमेर है। और मोती पालन कौन सा? सीकर में है। मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब, यानी बड़ी बड़ी, हाँ कह रहे हैं बड़ी तालाब की मछली हाथ लगी है। सबसे बड़ा मछली उत्पादक कानोता है। और मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र कासिमपुरा और भीमपुरा। ठीक बात है, ये 2010 में हुआ था। 2010 पहले बड़ी बात है। हाथी कुंडा ऐसे याद रख लो। हाथी, हाँ याद नहीं हो तो याद मेरे साथ कर लो, क्या समस्या है? हाथी, हाथी के केव है सूंड यानी सुंडा। ठीक है, सुंडा तो कुंडा, सुंडा तो कुंडा, चलिए खत्म। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों, कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा, तभी जाके मामला सेट बचेगा। एक बार क्लास देखो। हाँ देखो इसको, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलने दो। तो समझ में आया ना विद्यार्थियों? का गुरु जी बहुत ही शानदार, बहुत गजब बताइए थे, बहुत जोर जोर की बात बताइए। अब विद्यार्थियों ध्यान देना क्या कि अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अगली स्लाइड में जैसे चलेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं हमारा जो पशुधन है, हमारा जो पशुधन है, इसका हमारी जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25, आर्थिक समीक्षा 2024-25। आपने नाम सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा द्वितीय क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा तृतीय क्षेत्र। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र तो ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। क्या आता है? कृषि, एग्रीकल्चर। द्वितीय क्षेत्र में विद्यार्थियों आता है क्या? उद्योग। क्या आता है? उद्योग। और ध्यान देना तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा, सेवा सेक्टर, सेवा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र। अब जो अपना पशुधन है, पशुधन है, फसलें हैं, है ना, वानिकी है, मत्स्य है, ये सारा किस में आता है? अपना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, अब ध्यान देना प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ठीक बात है, हमने मान ली। तो प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र भी तो होंगे। अरे उप क्षेत्र भी तो होंगे, जैसे उद्योग के उप क्षेत्र क्या है?
विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है, उत्खनन है, विद्युत गैस जलापूर्ति है, अन्य सेवाएं हैं, वो उद्योग क्या उप क्षेत्र हैं। और ध्यान देना कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि। ठीक है, तो इसके भी उपक्षेत्र होंगे, तो इसके उपक्षेत्रों में क्या होगा? पशुधन है, फसल है, वानिकी यानी वन है, मत्स्य पालन है, ये क्या है? कृषि के उपक्षेत्र है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान, योगदान लेटेस्ट बता रहा हूं, ये 2024-25 आर्थिक समीक्षा। ठीक, अब ध्यान देना, योगदान प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित प्राइस, प्रचलित कीमतों पर। ठीक बात, एक होती है स्थिर कीमत, एक होती है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत का तो आधार वर्ष हम लोगों ने तय कर रखा है 2011-12 उसी के हिसाब से निकलता है। ध्यान देना, स्थिर कीमत पर जो अपन जो भी योगदान निकलता है वो हमेशा कम होता है, प्रचलित कीमत पर ज्यादा होता है। प्रचलित का मतलब हो गया क्या? करंट में, क्या करंट में यानी वर्तमान में। तो प्रचलित कीमतों पर योगदान आपसे पूछा जाता है, तो उपक्षेत्र। तो ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और कृषि के उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, कृषि के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि के उपक्षेत्र 4 है। सबसे पहला अपन जो पढ़ रहे हैं वही है पशुधन। क्या है? पशुधन। ठीक बात। और पशुधन के बाद में फसलें, फसलें, उसके बाद में क्या? वानिकी यानी फॉरेस्ट। ठीक बात है। उसके बाद में मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मत्स्य को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक बात, ठीक है सर। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या कि पशुधन, अब सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का है। पशुधन का योगदान सबसे ज्यादा है, लगभग 46.77, और इसका कितना है? लगभग 46.17। और वानिकी का कितना है? 6.56। वानिकी का 6.56, और मत्स्य का है लगभग 0.50 के आसपास। ठीक बात है। तो देखो पशुधन का कितना है? 46.77%। ठीक बात। और फसलों का कितना है? ये भी 46 है, लेकिन इससे थोड़ा कम है, ये 77 है, ये 17 है। और वानिकी का कितना है? ये 6 काम आएगा, 6 पॉइंट क्या रही। हाँ, इन दो को एक बार याद करो, इसका 46, इसका भी 46, ये 46 स्वतंत्र है, स्वतंत्र, ये कितना है? 46 17 है, 46 17 है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का है। सर्वाधिक योगदान इसी का है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का है। उसके बाद में बात करेंगे क्या? वानिकी, वन 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 में यहाँ ये 6 नीचे उतार लो, 6.56, क्या है? 6.56, और ये है 0.51%। ठीक बात। तो ये मैंने आपको योगदान बता दिया है चलते चलते। ठीक बात है विद्यार्थियों, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। और द्वितीय क्षेत्र में था बताया, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आवे, और उद्योग का उपक्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण है, यानी मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण यानी निर्माण है, खनन व उत्खनन है, विद्युत गैस जलापूर्ति है। उसमें भी ध्यान रखना, विनिर्माण का योगदान सबसे ज्यादा है। विनिर्माण का योगदान क्या है? सबसे ज्यादा है, और उसका योगदान है लगभग 42.62 है। निर्माण का योगदान कितना है? लगभग 34%। और खनन व उत्खनन का योगदान कितना है? लगभग 12%। और आपका अन्य जो विद्युत गैस जलापूर्ति, उसका योगदान है 10.35%। ठीक बात है, ये कभी आगे पढ़ेंगे हम। तो विद्यार्थियों आज इतना ही, और मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पशुधन टॉपिक है, वो लास्ट वीडियो, ये कौन सा वीडियो था? हाँ, पशुधन 5, पशुधन 5। ठीक बात, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।